आरसीएम सिस्टम का मैं जय नारायण, जयपुर राजस्थान से 21 साल का मैं स्टूडेंट हूं और 21 सालों में टोटल मेरे घर में अब तक 11 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। हाईएस्ट इनकम मेरे परिवार में एक महीने की 12,06,000 रुपए आई है। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का राज है मैं हमेशा टारगेट पे फोकस होकर काम करता हूं। मेरा ऐसा मानना है परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, अदृश्य शक्ति को, वो जब अपने को उठाते हैं तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाते हैं। अब वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है। अब दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, उस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मैं जय नारायण पिछले 21 सालों से प्रयास करता हूं कि मेरे शरीर की 0.001% ऊर्जा भी गलत कामों में बर्बाद नहीं हो। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, पीठ पीछे बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, फालतू किसी से नाराज होना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, ये मेरी नजर में गलत काम है। मैं इन कामों में अपना वक्त, टाइम, ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। जितनी परमात्मा ऊर्जा ताकत देता है, कोशिश करता हूं कि मैं टारगेट पे लगा सकूं। मेरी इस आदत के कारण आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। मेरा मंथली टर्नओवर राउंड फिगर में 5 करोड़ से लेके हाईएस्ट 9 करोड़ के बीच में रहता है। सेलिंग प्राइस की भाषा में देखा जाए तो शायद 15-20 करोड़ का हो जाता है महीने का। ये मेरा मंथली टर्नओवर रहता है और मेरी सिंपल आदत है कि मैं बेकार के कामों में टाइम, ऊर्जा, वक्त बर्बाद नहीं करता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाए तो मेरी टीम में 7 लाख ज्वाइनिंग है। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम में करोड़ों लोग हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं तुरंत माफी मांग लेता हूं, सामने वाले से हो जाए तो मैं माफ कर देता हूं। मेरी ऊर्जा मैं काम पे लगाता हूं, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं। इससे पहले पुराना काम खेतीबाड़ी का है। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेतीबाड़ी अच्छी होती है। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं। मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग वकालत करते थे। आज से 21 साल पहले आरसीएम मिला और शुरुआत में 2-3 साल पार्ट टाइम किया। पिछले 17-18 सालों से फुल टाइम आरसीएम है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। जो मेरी जिंदगी के सपने आज से 21 साल पहले थे, इस आरसीएम सिस्टम की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद, दुआओं की वजह से, साथ की वजह से आज मेरे वो जो सपने 21 साल पहले थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुण आगे चल रही है। इस मेरी कामयाबी में आप सब लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेरा सहयोग किया। मेरी तमाम अपलाइनों ने, विशेषकर मिस्टर महावीर सारण सर ने मेरी कामयाबी में मेरे से ज्यादा मेहनत करी। इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूं और जो मुझे कामयाबी मिली वो आपको कैसे मिले, उस पे अगले 40 मिनट की बातचीत रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। इन्फॉर्मेलिटी को ज्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं, तो बातचीत शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको सारी चीजों को समझना है। मेरी आदत है जोश से बोलने की, मैं कंट्रोल रखूंगा, लेकिन आपको सारी बातें समझना है। एकदम सिंपल तरीके से आरसीएम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आरसीएम पूरी दुनिया का सबसे आसान काम है। आरसीएम पूरी दुनिया में जितने भी काम है ना, सबसे आसान काम आरसीएम है। लेकिन हम लोग गलतियां कर करके, जो आपकी सीट पे बैठा है वो इंसान, जो मेरी सीट पे बैठा है वो इंसान, हम खुद गलतियां कर करके इस बिजनेस को खुद हम मुश्किल बना लेते हैं। आरसीएम शायद छोटी से छोटी नौकरी जो 3,000 पगार होती है उससे भी आसान है, लेकिन हम खुद गलतियां कर करके इस काम को मुश्किल बना लेते हैं। आपने बहुत सी मीटिंगों में सुना है, ट्रेनिंगों में सुना है, बार बार सुना है, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है 90% हमें सीखना है और काम करना है हमें 10%। सीखना 90% है, काम करना 10% है। लेकिन हम में से बहुत से साथी, मैं ऐसे सैकड़ों हजारों साथियों को जानता हूं
जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, बहुत खर्चा लगाया, बहुत टाइम लगाया, बहुत ऊर्जा लगाई, लेकिन आज वो इस बिजनेस में नहीं है, या इस बिजनेस में वो सही मुकाम पे नहीं पहुंचे। पता है उन लोगों ने गलतियां क्या करी? आप लोग जब फील्ड में जाते हो तो ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे। कई लोग तो पिन दिखाते होंगे कि ये देखिए मैं रोल्टी पे था, मैं टेक्निकल पे था, मैं एमराल्ड था, मैं वाइटल पे था। कई लोग बोलते होंगे किट देखिए मैंने 20 साल पहले ज्वाइन किया था, 10 साल पहले ज्वाइन किया था और मैंने मेहनत करी थी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे आपको। पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने गलतियां बहुत ज्यादा करी, इसलिए वो आज इस सिस्टम में नहीं है। आरसीएम सिस्टम में काम करना है मात्र 10%, सीखना है 90%। ये कड़वी सच्चाई है। आरसीएम सिस्टम में अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, देखिए साहब, हर इंसान के सपने होते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रुतबा, अच्छा सम्मान, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, स्टेज, माइक, ट्रॉफी, देश विदेश की यात्रा, घूमना फिरना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। ऐसे बहुत से जिंदगी के सपने होते हैं। अलग अलग इंसानों के अलग अलग सपने हैं। आपने भी आरसीएम ज्वाइन किया, आपका भी कोई ना कोई तो सपना होगा, या तो पहले होगा या आपने आरसीएम में आने के बाद भी सपने कुछ देखे होंगे। और आपने ये सपना बनाया होगा कि एक दिन मैं भी मुकेश कोठारी सर की तरह एक दिन मैं बड़ा लीडर बनूंगा, मैं भी एक दिन सुरेंद्र वत्स साहब की तरह एक दिन बड़ा लीडर बनूंगा, पूरा हिंदुस्तान मेरे को सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान मेरे को रोल मॉडल मानेगा। इस प्रकार आपने भी सपने देखे होंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सपने देखना अच्छी बात है, क्या आपकी गाड़ी उन सपनों की तरह बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है साहब। काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही काम करना इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं टॉपिक पे बातचीत करेंगे, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट सेलर है, उनको थोड़ा ध्यान से आज की मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, सबसे पहले हमें आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया है, उस व्यक्ति को अपनी केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके 2000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना है। इतना करने से आपकी आरसीएम सिस्टम में ज्वाइनिंग हो गई। अब छोटे छोटे 5-7 काम, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, हमें 100% सामान यूज करना है, हमें आरसीएम की ड्रेस में रहना है। जब हम आरसीएम करने निकले तो हमारे पास में एक बैग होना चाहिए, बैग में प्रोडक्ट होने चाहिए, बैग में टूल्स होना चाहिए। इसके अलावा हम हर मीटिंग अटेंड करें, अपलाइन का कहना माने, डेली प्लान दिखाएं, डेली होम मीटिंग करें, मीटिंग में बुलाने के लिए लोगों को फोन कॉल करें। बस इतना आरसीएम है साहब। दोबारा मैं रिपीट करूं, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया, उसको केवाईसी देनी है, 2000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना। अब छोटे छोटे काम, अगर सही बताऊं, काम कुछ है ही नहीं, आदत बदलनी है। काम क्या है आरसीएम में बताइए भाई? पहला काम मैंने बताया, 100% सामान यूज। आज तक बाजार से खरीदा सामान आपके घर में बनता नहीं है। सामान तो बाजार से खरीदते हो, पहले भी नमक मिर्च सदी तेल मंजन जूता कपड़ा जो भी आप खरीदते हो बाजार से खरीदते हो। बाजार में पैसा देके आते हो असली, और माफी चाहूंगा मैं, 40-50% सामान लाते हो नकली। पैसा असली, सामान नकली। आरसीएम बिजनेस में पैसा भी असली, सामान भी असली। जब सामान खरीदोगे पक्के बिल के साथ मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, 10 से 25% हाथों हाथ छूट मिलेगी, आप किसी भी प्रोडक्ट को बनता हुआ देख सकते हो। तो काम क्या है? पहला काम मैंने बताया 100% यूज। सच बताऊं तो दुकान बदलनी है साहब, और क्या है? आज तक किसी भी दुकान से खरीदा, आज के बाद आरसीएम से। दूसरा काम मैंने बताया, भाई इस बिजनेस को सीखना है। सीखने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। ये जूम पे 8 बजे की मीटिंग होती है, टीसी सर सुबह 6:30 बजे आते हैं। इसके अलावा आपकी अपलाइन की भी जूम मीटिंग होती होगी। इसके अलावा लोकल में आपका सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होती है, एकेडमी होती है, एनिवर्सरी होती है। आपके पास बुक, टेप, सीडी जो भी है, ऑडियो वीडियो, यूट्यूब चैनल, ये सीखने के माध्यम है। किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाना आपको साहब, घर बैठे सीख सकते हो साहब। तीसरा काम मैं बताऊं तो रोज काम करना है। काम क्या करना है? आरसीएम की फुल फ्लैश ड्रेस में आना है, एक बैग लेना है, बैग में डालना है प्रोडक्ट और बैग में डालना है टूल्स।
जब आरसीएम करने निकलो तो 2-4-5 हजार का सामान अपने पास हो, बैग में कुछ कॉपी किताब टूल्स हो, और डेली 2-4 लोगों को बताना है। जब आप बताओगे कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग मजाक करेंगे, लेकिन आपका काम बताना है। मंदिर में पुजारी होता है, वो उसका काम है सबको प्रसाद देना। कई बार हाथ साफ करके लोग 2 बार ले लेते हैं और कई बार लोग 1 बार भी नहीं लेते हैं साहब। आपका काम है बताना, यानी सही बताऊं तो बातें करनी। अभी मैं क्या कर रहा हूं साहब, बात ही तो कर रहा हूं। क्या मैं बात पहले नहीं कर रहा था क्या? पहले मैं आलतू फालतू बात करता था, दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट की। पहले मैं जो बातें करता था वो लोगों की गिराने वाली बात थी, लोगों को गिराने के लिए बात करता था। आज मैं बात करता हूं लोगों को उठाने के लिए। बात पहले करता था, बात आज कर रहा हूं। काम क्या हुआ इसमें बताइए साहब? छोटे छोटे काम है ये। सच पूछो तो आदतें बदलनी है। जब भी मीटिंग हो, मीटिंग की हमें लिस्ट बना के बड़ी तैयारी करनी है। अगर सेमिनार है तो एडवांस टिकट बेचनी है, एनिवर्सरी है तो हमें एडवांस टिकट बेचनी है। ये छोटे छोटे काम है। काम क्या है बताइए? कोई आपका बॉस नहीं है, आप किसी के बॉस नहीं हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जब चाहो तब करो, जहां चाहो वहां करो। और आगे बढ़ूं, आपस में रिलेशन मजबूत रखना है। जब हम लोग आपस में काम करते हैं, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं, बहुत बार मनमुटाव होते हैं। जब मां और बेटा साथ में रहते हैं, बहुत बार मनमुटाव होते हैं। जब 2 भाई भाई साथ रहते हैं, बहुत बार बीच में कहासुनी होती है। लेकिन वो रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि तलाक नहीं लेते। आरसीएम में जो रिश्ता है, अगर वो समझे तो अनमोल रिश्ता है साहब। आप बताइए साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, मेरे भाई बहनों ने मेरा सहयोग किया, लेकिन मुझे कामयाब किया मिस्टर महावीर शान सर ने। क्या वो भगवान से कम है? क्या वो माँ बाप से कम है? क्या वो किसी देवी देवता से कम है? जयनारायण तो बेरोजगार था, बताने को एडवोकेट नेशनल प्लेयर था, लेकिन साहब खुद की इनकम तो नहीं थी साहब। तो हमें अपलाइन के साथ और टीम के साथ रिश्ते मजबूत रखने। अब रिश्ते मजबूत रखने के लिए बहुत बार माफी मांगनी पड़ती है, बहुत बार माफ करना पड़ता है। गलती नहीं होती है तो भी माफी मांगनी पड़ती है, और गलती नहीं होती है तो भी माफ करना पड़ता है। क्या है ये? कोई काम है क्या बताइए साहब? आप छोटे छोटे बच्चों से सीखिए साहब। आज इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, छोटी मोटी कुछ भी घटना हो जाए, उनके मुंह पे एक जुबान पे एक शब्द रहता है, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी भैया। क्या छोटे हो गए इससे वो? ये छोटे छोटे काम है साहब। शायद आरसीएम से आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं। लेकिन लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, आपस में रिलेशन खराब कर लेते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मीटिंग की तैयारी नहीं करते हैं। आप देखिए साहब, अभी आप लगभग, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कितने हैं क्योंकि मैं जूब पे हूं, आप जितने भी 2-4 हजार लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप थोड़ा चेक करिए ना, क्या इस टाइम आप आरसीएम के 100% कपड़े में हो क्या? क्या आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होता है क्या? काम तो छोटा सा है, लेकिन गलती करे जा रहे हैं साहब। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। शुक्ला जी हमारे बहुत अच्छे लीडर है। शुक्ला जी, मान लो आपकी अपलाइन है और शुक्ला जी ने आपको ज्वाइन कराया, इन 2 लोगों को ज्वाइन कराया शुक्ला जी ने। शुक्ला जी दोनों के लिए एक जैसे हैं और दोनों को एक ही दिन ज्वाइन कराया। 5-7 दिन बाद शुक्ला जी घर पे गए, इनके घर पे गए, 100% आरसीएम 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 आरसीएम। इनके घर पे गए, जूता बाजार का, चप्पल बाजार का, साबुन बाजार का, नमकीन बाजार का, चाय पत्ती बाजार की, बेडशीट बाजार की, कपड़ा बाजार का। शुक्ला जी दोनों की अपलाइन है, शुक्ला जी दोनों को कामयाब करना चाहते हैं। पहले के घर में गए, 5 दिन बाद आरसीएम 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 आरसीएम। दूसरे के घर पे गए, बाजार 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 बाजार। बताओ शुक्ला जी किस पे दाव लगाएंगे? अगर शुक्ला जी इस पे दाव लगाएंगे तो खुद हार जाएंगे। शुक्ला जी को कामयाब होना है तो शुक्ला जी इस पे दाव लगाएंगे। 2-4 महीने बाद ये क्या बोलेगा पता है? कि मेरी अपलाइन बढ़िया नहीं। अरे अपलाइन तो दोनों की शुक्ला जी है। और देखिए साहब, आगे बढ़िए, इन्होंने शुक्ला जी की मदद ली, आगे 5-10 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, और कुदरत से इनके घर पे डाउनलाइन आई, उनकी टीम आई, इसके घर पे इसकी टीम आई, सब कुछ आरसीएम 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 आरसीएम। इसके घर पे इसकी टीम आई, बाजार 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 बाजार, साबुन बाजार का, जूता बाजार का, चप्पल बाजार की, नमकीन बाजार का, नमक बाजार का। अब बताइए टीम पे क्या इफेक्ट पड़ा? बताइए, क्या इसकी टीम इसको रोल मॉडल मानेगी? क्या इसकी टीम इसके साथ काम करेगी? क्या इसकी टीम इसको मजबूत मानेगी? छोटा सा काम है, 100% यूज।
लेकिन एक ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया और एक ने अपने आप को हिट कर दिया। साहब बोलने में एक शब्द है। अभी आप 2-4-5 हजार लोग मेरी बात सुन रहे हो, शायद इस वीडियो को आने वाले टाइम में हजारों लोग देखेंगे, हो सकता है लाखों लोग देखें, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी शादी होती है इसके साथ और मैं घूमता हूं इसके साथ, तो सीधी सी बात है मेरा तलाक होगा। और मेरी घरवाली वकील है, तुरंत तलाक होगा। साहब हंसिए मत साहब, आपकी घरवाली वकील नहीं है तो भी तलाक तुरंत हो जाएगा। वकील बड़ा तलाक वाला सस्ता मिलता है साहब, छोटा सा काम है साहब। अब बताइए, दूसरा काम हमने बता दिया, सीखना है। अब इस मीटिंग में आप डायरी बॉल पेन लेके बैठे हो। एक तो ये जूम मीटिंग है साहब, यूट्यूब पे भी होंगे लेकिन 1000 लोग जूम पे भी है। एक तो आप जूम पे जुड़े, एक तो ये जूम पे जुड़ा, दूसरा जुड़ा ही नहीं। बताइए टीम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा देखिए, ये दोनों लोग जुड़े लेकिन ये वीडियो ऑन करके बैठा है और ये वीडियो बंद करके बैठा है। बताइए टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, ये दोनों वीडियो ऑन करके बैठा है लेकिन ये ड्रेस में बैठा है, नोट्स बना रहा है। ये ड्रेस में बैठा है, फोन पे बात कर रहा है। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। आप कैसा डुप्लीकेशन करना चाहते हो, कैसी टीम बनाना चाहते हो। मैंने काम बताया कि डेली 2-4 लोगों को आरसीएम के बारे में बताना है, डेली 1-2 होम मीटिंग करनी है। यह पहला लीडर है जो वेल अप टू डेट ड्रेस में बैग के साथ डेली 2-4-5 प्लान दिखाता है। यह है, इसका कोई नियम नहीं है। यह डेली फोन कॉल करता है, डेली मीटिंग की तैयारी करता है, लिस्ट बना के तैयारी करता है, इसका कोई नियम नहीं है। कल को यह क्या बोलेगा पता है कि सर मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं है। कहां से होंगे डुप्लीकेशन। आप पूरे हिंदुस्तान के सभी लीडरशिप रोयल्टी वाइटल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को उठा के देखिए, आपको मार्केट में कई ऐसे लीडर मिलेंगे जिन्होंने ज्वाइनिंग करा दी 100 लेकिन पीछे डुप्लीकेशन एक भी नहीं है। कईयों ने ज्वाइनिंग कराई 50 लेकिन उनकी टीम में 10 लीडर है। पता है क्या, उन्होंने सही तरीके से किया। देखिए साहब, इस बिजनेस को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, सबसे पहले ज्वाइन करना, फिर ये छोटी छोटी आदतें बदलना और सही तरीके से सिस्टम से काम करना। मैंने एक शब्द उपयोग किया है, सिस्टम, और आज आगे मैं इसी पे बोलने वाला हूं। इन 2 लोगों ने ज्वाइन किया एक साथ, एक आदमी ने छोटी छोटी आदतें बदली और सिस्टम से काम किया। इस आदमी ने आदतें नहीं बदली, मेहनत बहुत करी, खर्चा बहुत लगाया, टाइम बहुत लगाया, ऊर्जा बहुत लगाई, भागदौड़ बहुत बात करी, लेकिन सिस्टम से काम नहीं किया। साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा साहब, जो सिस्टम से काम कर रहा है उसकी टीम में डुप्लीकेशन होता जा रहा है, और जो सिस्टम से काम नहीं करता उसकी टीम में डेड ज्वाइनिंगों की संख्या बढ़ती जा रही है साहब। देखिए साहब, सबसे पहले आरसीएम ज्वाइन करिए, उसके बाद ये छोटे छोटे काम, आदतें बदलनी है लेकिन सिस्टम से काम करना है, बढ़िया संस्कारों के साथ काम करना है और सिस्टम को अपनी टीम में लागू करना है साहब। अभी एक जगह मेरी मीटिंग थी शुक्ला जी, पिछले महीने एक मेरे साथ एक एमराल्ड अचीवर था, मेंटेन एमराल्ड, और मैंने उससे रास्ते में एक सवाल किया, नाम नहीं बोल रहा, कार में था। मैंने कहा भैया आपका बिजनेस बहुत बढ़िया, आप मेंटेन एमराल्ड, पर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर भगवान नहीं करे, मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, भगवान नहीं करे, मैंने उस एमराल्ड अचीवर से एक सवाल पूछा, भगवान नहीं करे अगर कल आप दुनिया में नहीं रहो तो क्या आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। उसका जवाब था नहीं सर। और सच में उस एमराल्ड अचीवर का अगर कुछ हो जाए अगले 6 महीने में बिजनेस 0 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से काम नहीं कर रहा। आज जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो? क्या 5-10 हजार के लिए कर रहे हो? क्या यह तत्कालिक खर्चा चलाने के लिए कर रहे हो? यहां पे सवाल जवाब नहीं हो सकता, ओपन मीटिंग होती मैं सवाल जवाब करता। पता है हम सब लोग आरसीएम क्यों कर रहे हैं? पता है जो आपकी सीट पे इंसान बैठा है वो आरसीएम क्यों कर रहा है? वो आरसीएम इसलिए कर रहा है ताकि उसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, ताकि उसके घर में बढ़ते क्रम में इनकम आए, तब ताकि उसके घर में आने वाले टाइम में लाखों करोड़ रुपए महीने की इनकम आए, ताकि उनकी अगली पीढ़ियों को कुछ सोचना नहीं पड़े, उनको बहुत बड़ा मंच मिले, बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफियां मिले, घूमने फिरने का टाइम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, मनी फ्रीडम मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए। हम सब लोग इसलिए आरसीएम कर रहे हैं। क्यों शुक्ला जी, मैं सही बोल रहा हूं? शुक्ला जी, आप आरसीएम 5-10-20 हजार के लिए कर रहे हो या पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के लिए कर रहे हो? आप ये आरसीएम
आज खर्चा चलाने के लिए चल रहे हो या भविष्य में अमीर बनने के लिए कर रहे हो? आप सब अपने आप से पूछिए। एक सवाल जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, आप आरसीए में काम क्यों कर रहे हो? क्या 5, 10, 20 हजार कमाने के लिए कर रहे हो या लाखों करोड़ रुपए पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने के लिए कर रहे हो? सबका जवाब आएगा, सर हम लाखों करोड़ रुपए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आरसीएम कर रहे हैं सर। हमें बहुत बड़ा मंच चाहिए, बहुत बड़ा स्टेज चाहिए, बहुत बड़े बड़े सम्मान चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, ऐसे बहुत से आपके सपने हैं, आप इसलिए आरसीएम कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप गलत तरीकों से आरसीएम करोगे, सिस्टम से काम नहीं करोगे, तो क्या आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आज वाइटल है, लीडरशिप है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है या और बड़े लेवल पे है, लेकिन उनकी टीम में सिस्टम जीरो है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका चाहे आज बिजनेस छोटा है, लेकिन उनकी टीम में एक सिस्टम है। ये जो जितने बड़े बड़े नाम आप सुन रहे हो ना, मिस्टर सुरेंद्र वत्स सर, मिस्टर मुकेश कोठारी सर, राजाराम सांड सर, विजेंद्र राठौर सर, बीसी छाबड़ा सर, केसी छाबड़ा सर, प्रहलाद राय मेघवंशी सर, दिनेश चौधरी सर, किस किस का मैं नाम लेऊं, राकेश शर्मा सर, सुजीत कुमार सिंह सर, एस अत्री सर, बलवान दीक्षित सर, किस किस का मैं नाम लेऊं साहब? पता ये लोग कौन है साहब? इन्होंने मेहनत करी, लेकिन साहब सिस्टम से करी। ये साथ साथ में मेहनत करते गए, साथ साथ में सिस्टम खड़ा करते गए। यहां पे बहुत से रॉयल्टी, टेक्निकल, वाइटल अचीवर है जिनकी टीमों में आज सिस्टम जीरो है। आज पता है, जब आप आरसी में काम करते हो, जैसे ही आपका बिजनेस 4-5 लाख का होता है, 4,65,000 का हो जाता है, एक लेग में 3.5 लाख, एक लेग में 1.15, आप बन जाते हो रॉयल्टी अचीवर गोल्ड। जिस रॉयल्टी को हम बार बार प्रमोट करते हैं, जिस रॉयल्टी को हम पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम बोल रहे हैं, वो 4,65,000 बिजनेस करने से रॉयल्टी आ जाती है। 5-5 करते हो, टेक्निकल आगे से आगे बड़े लेवल आते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बिजनेस 4,65,000 है, क्या वो रॉयल्टी परमानेंट है? क्या वो रॉयल्टी पीढ़ी दर पीढ़ी है? नहीं। जैसे ही बिजनेस कम होगा, रॉयल्टी टूट गई सर। लेकिन बिजनेस अगर बढ़ते क्रम में आए तो कभी भी आपकी रॉयल्टी टूटेगी नहीं साहब। आप क्या सोचते हो, सुरेंद्र वत्स साहब की कभी रॉयल्टी टूटी है क्या? जब वो 1 तारीख को सुबह उठते हैं ना, तो भी वो शायद एमराल्ड, स्टार एमराल्ड या रूबी होते होंगे। क्या मुकेश कोठारी सर की रॉयल्टी टूटी है क्या कभी? क्या महावीर सांड सर की रॉयल्टी कभी टूटी है क्या? पता है क्यों? उन लोगों ने सिस्टम खड़ा किया। और सिस्टम कई चीजों को बना के बनता है। जैसे इंजन एक सिस्टम है। अगर सिस्टम की परिभाषा गूगल में सर्च करोगे तो आपको थोड़ा और नॉलेज आ जाएगा। इंजन पूरा एक सिस्टम है, और इंजन का कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाए तो पूरा इंजन बंद हो जाता है साहब। इसी प्रकार आरसीएम का भी एक सिस्टम है। कंपनी है, हम लोग हैं, यूईएस है, मीटिंग सिस्टम है, होम मीटिंग है, प्लान है, ये सारा मिला के एक सिस्टम बनता है। और इसमें सबसे मजबूत कड़ी है हमारा मीटिंग सिस्टम। आज पता है, मुकेश कोठारी सर घर पे है, लेकिन मुकेश कोठारी सर की टीम में महीने में हजारों मीटिंग होती है साहब। जय नारायण कहीं जाता है, अपना गला फाड़ता है, जोर लगाता है और बिजनेस बढ़ाता है। कोठारी सर की इनकम बढ़ रही है साहब। कहीं पे मिस्टर सुजीत कुमार सिंह जाता है, डी कुमार सिंह जाते हैं और वो गला फाड़ते हैं, जोर लगाते हैं, और वत्स साहब के घर में और कोठारी साहब के घर में इनकम जारी है साहब। पता है, उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया साहब। उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों स्टेशनों पर मीटिंग सिस्टम है साहब। चाहे वो काम करे नहीं करे, माफी चाहूंगा, चाहे वो दुनिया में रही नहीं रहे, एक सिस्टम काम करता है और उनके घरों पे मीटिंग जाती है, इनकम जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेशन पे काम किया। उन्होंने पहले खुद कोट पैंट टाई लगाई, फिर लोगों को कोट पैंट टाई लगाना सिखाया। उन्होंने खुद पहले मीटिंग में गए, फिर लोगों को मीटिंग में जाना सिखाया। पहले उन्होंने मीटिंग की खुद टिकट खरीदी, फिर लोगों को टिकट खरीदना सिखाया। पहले उन्होंने खुद होम मीटिंग करी, फिर लोगों को होम मीटिंग करना सिखाया। यानी वो अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करते गए, और आज उनकी टीम में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग डुप्लीकेट हो गए, और आज उनकी परमानेंट रॉयल्टी टेक्निकल हो गया। आज वो दुनिया में रहे ना रहे, आज वो काम करे नहीं करे, लेकिन उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम जाती है। और हम सब लोग उस रॉयल्टी के लिए, उस टेक्निकल के लिए, उस पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। अब साहब, उस पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के लिए काम कर रहे हो तो आपको एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा साहब। पहले सारे काम खुद करने पड़ेंगे, और फिर सारे काम टीम से करवाने पड़ेंगे, और टीम को सिखाना पड़ेगा, और वो सही तरीके से सिखाना पड़ेगा साहब। सही तरीके से।
देखिए साहब, मैं काम करता हूं जय नारायण, या आपके सीट पे जो इंसान बैठा है वो काम करता है, उसकी काम करने की एक उम्र है, लेकिन सिस्टम की कोई उम्र नहीं है। आज जय नारायण की उम्र पिछले 2-4 सालों से 40 साल ही है। आज जय नारायण की उम्र 40 साल है। 2-3 सालों मैंने उम्र बढ़ाई नहीं है, गुणा भाग आप कर लीजिए। जय नारायण की एक उम्र है 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल। 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, क्या मेरा शरीर काम करेगा क्या? लेकिन अगर मैं सिस्टम नहीं बनाऊंगा तो साहब, जैसे ही मैंने काम करना बंद किया, अगले 6 महीने में नेटवर्क ढेर हो जाएगा और मेरी इनकम जीरो हो जाएगी साहब। हमें सिस्टम बनाना है। मैंने उस एमराल्ड अचीवर से पूछा, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सर एक बात बताइए, जो हमारा मीटिंग सिस्टम चल रहा है, पिछले महीने आपके टीम ने कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी? उन्होंने कहा सर हमारे इर्द गिर्द तो मीटिंग होती नहीं है, मेरे तो कोई आदमी मीटिंग में गए नहीं। तो मैंने कहा आपकी टीम में कितने लोगों ने मीटिंग दी? बोले सर हम तो किसी की मीटिंग लेते ही नहीं है, हम खुद काम करते हैं, 2-4 मीटिंग करते हैं, बिजनेस आ जाता है और हमारा लेवल मेंटेन हो जाता है सर, हमें दूसरों की क्या जरूरत है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात का जवाब दीजिए साहब, आपका शरीर जब तक काम करेगा तब तक इनकम आएगी, क्या शरीर आपका 1000 साल काम करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगा? कल को आप काम करना बंद कर दोगे, आपके घर में इनकम कैसे आएगी? उसने कहा सर नहीं आएगी। तो मैंने कहा क्या आपको मीटिंग सिस्टम लागू नहीं करना चाहिए? क्या आपकी टीम में मीटिंगें नहीं होनी चाहिए? क्या जो हमारा हिंदुस्तान लेवल पे यूएस का मीटिंग सिस्टम चल रहा है, क्या उसमें आपकी टीम को नहीं जाना चाहिए? बोले सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। तो मैंने कहा आज बैठ के सोच, और उसने बैठ के सोचा। सुबह बोलता है सर मेरा काम तो मूर्खतापूर्ण है सर, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन सर मेरे घर में तो इनकम अगर मैं दुनिया में नहीं रहा तो नहीं जाएगी। तो मैंने कहा सिस्टम खड़ा करिए, सिस्टम साहब। आप थोड़ा ध्यान से देखिए साहब इन लोगों को, चाहे मुकेश कोठारी सर हो, चाहे सुरेंद्र वत्स सर हो, चाहे विजेंद्र राठौड़ सर हो, चाहे राजाराम सारण सर हो, चाहे प्रहलाद मेघवंशी सर हो, इन्होंने पता है क्या किया? सिस्टम खड़ा किया साहब। आज पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली सैकड़ों मीटिंगें होती है, और सैकड़ी मीटिंग में हजारों हजार लोग मीटिंग में बैठते हैं, और कोई ना कोई लीडर जाता है, उनकी टीम को मोटिवेट करता है, और उनका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। कोई प्लान दिखाना सिखा रहा है, कोई कोट पैंट लगाना सिखा रहा है, कोई टाई लगाना सिखा रहा है, कोई हिंदी बोलना सिखा रहा है, कोई स्टेज पे बोलना सिखा रहा है, कोई 6 बेसिक बता रहा है, कोई 8 कोर बता रहा है, कोई 7 कार्डिनल बता रहा है। अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग हो रही है और पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है साहब। ये जूम मीटिंग रोज 8 बजे होती है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इधर आपके लोग कितने? कई ऐसे रॉयल्टी अचीवर होंगे जो इस मीटिंग में खुद नहीं आते, कई ऐसे टेक्निकल होंगे जो इस मीटिंग में खुद नहीं आते। क्या उनकी टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा? एक बात का ध्यान दीजिए साहब, मैं जो करूंगा वो मेरी टीम करेगी साहब, मैं जो नहीं करूंगा वो मेरी टीम नहीं करेगी। मैं जैसा मेरी टीम से चाहता हूं वैसा मुझे अपलाइन के लिए करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम मेरा सम्मान करे, तो मुझे महावीर सारण सर का या राजाराम सारण सर का या जो भी मेरे से बड़े लीडर है उनका मुझे वही सम्मान करना पड़ेगा साहब, तब मेरी टीम करेगी साहब। मैं उनकी मीटिंगों की तैयारी करूंगा तो लोग मेरी मीटिंग की तैयारी करेंगे, मैं उनकी एडवांस टिकट बेचूंगा तो वो मेरी एडवांस टिकट बेचेंगे। मैं अगर उनका सम्मान करूंगा, मैं उनके सामने झुकूंगा, उनकी बात को नोट करूंगा, उनको वैल्यू दूंगा, तो मेरी टीम भी मुझे वैल्यू देगी। जैसी मैं टीम बनाना चाहता हूं वैसा पहले मुझे बनना पड़ेगा, तभी डुप्लीकेशन होगा। तो साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आज की मीटिंग में आपने जूम मीटिंग की लिस्ट बना के तैयारी करी? क्या आपके इर्द गिर्द जो सेमिनार हो रहे हैं क्या उनकी आप तैयारी कर रहे हो? देखिए साहब, यहां पे एक बात को बड़ा ध्यान से देखिए, टाइम लिमिटेड है मेरे पास, सब्जेक्ट लंबा है, ध्यान से समझना साहब। देखिए साहब, आप किसी भी आदमी को ज्वाइन करा देते हो, रिश्तों की दवाई देके ज्वाइन करा देते हो, दबाव देके ज्वाइन करा देते हो, उधार ज्वाइन करा देते हो, मोटिवेट करके ज्वाइन करा देते हो। शायद ज्वाइनिंग तो आप हर महीने 5, 10, 20 कराते हो साहब। अब तक आपने टीम में 100, 200, 500 ज्वाइनिंग कराई है? ज्वाइनिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है साहब। आरसी में ज्वाइनिंग में कुछ है ही नहीं। आरसी की ज्वाइनिंग में क्या है साहब? डॉक्यूमेंट दो, दुकान बदलो, ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन उस बंदे को चलना इंपॉर्टेंट है, और वो चलेगा कब पता है? आप किसी भी आदमी को ज्वाइन करा दो कैसे भी, मैं कह रहा हूं, आप दबाव देके, आपका साला है, आप बोलोगे ज्वाइन करना पड़ेगा, वो ज्वाइन कर लेगा। आपका छोटा भाई है, आप बोलोगे ज्वाइन करना है, वो कर लेगा। आपसे कोई, आप अधिकारी हो, आपके ऑफिस में कोई चपरासी है, आप दबाव दोगे ज्वाइन तो कर लेगा। लेकिन वो काम कब करेगा पता है? जब उसका ड्रीम जागेगा, जब उसकी अंतरात्मा जागेगी, जब उसका कॉन्फिडेंस आएगा, जब उसमें जोश आएगा, मोटिवेशन आएगा, जब उसको लगेगा कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं,
तब वो आदमी जागेगा और काम करेगा खुल के साथ। मैं मेरी घटना बताऊं, मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया साहब। उसके 3 महीने बाद बीसी छाबड़ा सर की एक मीटिंग थी रायसे नगर के अंदर, मेरे घर से 70 किलोमीटर दूरी पे। मैं उस मीटिंग में गया। उस मीटिंग का उस टाइम टिकट था 50 रुपया सा। वो मीटिंग 3-4 घंटे चली और उस मीटिंग में बहुत से लोग तालियां बजा रहे थे, बहुत से लोग कोट पैंट टाई में थे। मुझे किसी बात ने मोटिवेट नहीं किया। एक आदमी स्टेज पे आया, उसने ऐसे कार की चाबी दिखाई और उसने बोला, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, ये मैंने कार खरीदी है और मेरी पिछले महीने की इनकम 71,000। एकदम साधारण सा सिंपल सा इंसान, कार की चाबी दिखाई और उसने कहा मेरी पिछले महीने की इनकम 71,200 रुपया, उस टाइम स्टेटमेंट आती थी, और ये मैंने कार खरीदी है। मीटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे को मीटिंग की बातों ने मोटिवेट नहीं किया। मैं उस मीटिंग के बाद जितेंद्र जी गुप्ता जैसे बाहर आए, मैं मिला। मैंने कहा सर सच में इनकम आती है क्या? उसने कहा आती है। मैंने कहा आपको तो ज्यादा बोलना ही नहीं आता। बोले फिर भी आती है। इस बात से मेरे को मोटिवेशन मिला था। मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, मेरे बहनोई के दबाव में मेरे जीजा जी ने मेरे को ज्वाइन कराया था, लेकिन साहब मेरी अंतरात्मा कब जागी पता है? जब मैं उस बड़े मीटिंग में गया सर। मेरी कामयाबी का राज बताऊं सर, मेरी कामयाबी का राज है, तीसरी एनिवर्सरी में मैं यूपी से एक बस भर के लाया था। तब तक मेरी कोई पहचान नहीं थी, तब तक मेरा कोई लेवल नहीं था। जब तीसरी एनिवर्सरी हुई तब मैं वहां पे बस भर के लाया था। आप किसी को भी ज्वाइन कैसे ही करा सकते हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा को जगाना है, उसके सपनों को जगाना है, उसके भीतर के मां मानव को अगर जगाना है तो साहब उसको मीटिंग में ले जाना होगा। किसी आदमी को ज्वाइन कैसे भी कराया जा सकता है, लेकिन उसके जगाने के कई तरीके हैं। या तो उसके अंतरात्मा को जगाने के लिए उसको मीटिंग में ले जाओ, या बड़ी सेमिनार में ले जाओ, या उसको बड़े सेलिब्रेशन में ले जाओ, या भीलवाड़ा ले जाओ एकेडमी में, या कोई ब्रांड पार्टनर की मीटिंग हो रही है तो उसको ट्रेनिंग अटेंड करा दो। कई लोग जग जाएंगे न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग अटेंड करके, कई लोग जग जाएंगे गामा की ट्रेनिंग अटेंड करके हेल्थ के लिए, कई लोग जग जाएंगे सेमिनार से, कई लोग जग जाएंगे ट्रॉफी देख के, कई लोग जग जाएंगे भीलवाड़ा जाएंगे इतना बड़ा आरसीएम वर्ड देखेंगे तब, कई लोग वहां की ट्रॉफी देख के जग जाएंगे, कई लोग टीसी छाबड़ा सर को सुन के जग जाएंगे। लेकिन जगाने का सबसे बड़ा जो माध्यम हमारे पास होता है, जिसमें एक स्थान पे सारी चीजें होती है। जैसे आप किसी भी डायरेक्ट सेलर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को जिसको आपने ज्वाइन कराया, आपने ज्वाइन करा दिया दबाव देके, कैसे भी दवाई देके, लेकिन जब आप उसको होम मीटिंग में लेके जाते हो सकता है वो होम मीटिंग देख के जग जाए। होम मीटिंग क्या होती है? आपकी एक अपलाइन आती है, 5-10 लोग होते हैं, बोर्ड पे प्लान दिखाता है, होम मीटिंग। हो सकता है वो जग जाए। एक किसी वाइटल रोयल्टी टेक्निकल को देखा। दूसरा सेमिनार, जब सेमिनार होता है, हमारा कोई बड़ा सीनियर टेक्निकल आता है, कोई कोर लीडर आता है, और उसमें 1500, 200, 300 लोग होते हैं। आप किसी नए आदमी को लाते हो, वो उस कोर की पर्सनैलिटी देख के, कोर की इनकम देख के, टेक्निकल की इनकम देख के, 200-400 लोगों की भीड़ देख के उसकी अंतरात्मा जग जाती है साहब। तीसरा हमारे पास जगाने का माध्यम है कोई सेलिब्रेशन। जब हम हमारे एरिया में सेलिब्रेशन करते हैं तो 1500 लोग होते हैं, वहां पे कईयों को मालाएं, कईयों को ट्रॉफी, कईयों को मेडल, जब वो पहनाए जाते हैं स्टेज पे लोग तालियां बजाते हैं, कईयों को ट्रॉफी मेडल, वहां का माहौल मोटिवेट करता है। और सेमिनार में भी कुछ लोग, सेलिब्रेशन में भी कुछ लोग जग जाते हैं। कुछ लोगों को जब भीलवाड़ा लेके जाते हैं तो वहां पे वो इतने बड़े बड़े ऑफिस से सारी कंपनी फैक्ट्रियां देखता है, टीसी छाबड़ा सर को देखता है, सौरभ छाबड़ा सर को देखता है, प्रियंका मैडम को देखता है, वहां के स्टाफ को देखता है, तो कुछ लोग जग जाते हैं कि यार कंपनी बहुत मजबूत है और यहां पे तो अपने को काम करना चाहिए। कुछ लोग ट्रेनिंग से जग जाते हैं। जब ट्रेनिंग में जाते हैं ना तो कुछ लोग जग जाते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी ताकत को बढ़ाया जाता है, तो कई लोग ट्रेनिंग से जग जाते हैं। उनको लगता है अब तो मेरे को कामयाब होने का रास्ता मिल गया, इतने दिन ही मैं गलती कर रहा था, ऐसे मैं करूंगा तो ऐसे मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को अलग अलग जगाने के रास्ते होते हैं। लेकिन एक चीज हम राज की बात आज बताने के लिए आपके पास आए हैं। अगर ये सारी चीजें एक जगह चाहिए, जिसमें होम मीटिंग वाला लीडर भी हो, जिसमें सेमिनार वाला लीडर भी हो, जिसमें ट्रॉफी भी हो, जिसमें सेलिब्रेशन भी हो, जिसमें टीसी छाबड़ा सर भी हो, जिसमें तमाम कंपनी का मैनेजमेंट भी हो, जिसमें तमाम हमारे ब्रांड पार्टनर भी हो,
और जिसमें ट्रेनिंग भी हो, जिसमें मोटिवेशन भी हो, जिसमें मालाएं भी हो, जिसमें बहुत बड़ा स्टेज भी हो और जिसमें हजारों हजार लोगों की गैदरिंग हो, वो एक जगह हमारे आरसीएम में साल में एक बार आता है और वो होता है हमारी एनिवर्सरी। मेरी गारंटी है साहब, किसी भी एनिवर्सरी में मुर्दे से मुर्दे बंदे को बैठा दो साहब, वो तूफान बन के आएगा। क्यों? सारी चीजें वहां पे होती है। और एनिवर्सरी में जाने के बाद भी कोई नहीं जागे ना, तो साहब आप उस पे टाइम ऊर्जा बर्बाद मत करो। फिर नेक्स्ट देखो, उसके बेचारे की अंतरात्मा कामयाबी की दुनिया में मरी हुई है, वो नेक्स्ट देखेंगे साहब। एनिवर्सरी में सारी चीजें होती है साहब। देखिए एनिवर्सरी में, अभी मैं इस बार की एनिवर्सरी की चर्चा करूं, 23वीं एनिवर्सरी, 25,000 प्लस लोग। क्या इतनी गैदरिंग आप एकेडमी में, सेलिब्रेशन में या कहीं पर भी सेमिनार में दिखा सकते हो क्या? 25,000 प्लस लोग। अगला देखिए साहब, तमाम कोर लीडर्स का एक जगह कहीं हिंदुस्तान में आज तक देखा है क्या एनिवर्सरी के अलावा? तमाम हमारे रोयल्टी टेक्निकल, क्या आज तक कभी एक जगह देखा है क्या एनिवर्सरी के अलावा? तमाम हमारे ब्रांड पार्टनर, क्या आज तक कभी एक जगह देखा है क्या? और हजारों हजार लोगों का सेलिब्रेशन, ट्रॉफियां ही ट्रॉफियां, मालाएं ही मालाएं, गुलदस्ता ही गुलदस्ता, और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा वेन्यू, हजारों लोगों की, हजारों हजार लोगों की भीड़। और साहब इससे बढ़िया कोई माहौल मिल सकता है क्या जगाने का? इससे बढ़िया कोई मौका मिल सकता है क्या जगाने का? तो साहब 23वीं एनिवर्सरी, तारीख है 27 नवंबर। साहब सबसे पहले हम एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको अपनी टीम में सिस्टम लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम पे जाना चाहते हो तो आपका अंतरात्मा बोलेगी कि मैं सिस्टम से काम करूंगा भाई। दूसरा, अगर सिस्टम से काम करोगे तो मीटिंग सिस्टम पर काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मीटिंगों की तैयारी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? और अगर मीटिंगों की तैयारी करते हो तो फिर एनिवर्सरी की तैयारी करनी होगी नहीं होगी? बताइए साहब। साहब इससे बढ़िया मौका और माहौल नहीं होगा। नंबर 1, आप जहां पे रहते हो वहां पे मीटिंग सिस्टम चालू करिए साहब। अपनी अपलाइनों की मीटिंग बुलाइए, हेल्पलाइनों की मीटिंग बुलाइए, ताकि उस एरिया में माहौल बने। और जब भी कोई मीटिंग हो बड़ी, उसकी बड़ी तैयारी करिए साहब। सिस्टम बगैर कुछ नहीं होता साहब। आज जितने भी बड़े लीडर है ना, उनकी टीम में हजारों स्टेशनों पे मीटिंग सिस्टम चल रहा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर आते हैं साहब, वो मोटिवेट करते हैं, नए नए तरीके बताते हैं, उनकी टीम मोटिवेट हो रही है साहब। और इसी कड़ी में सबसे बड़ा हमारा मीटिंग सिस्टम, सबसे बड़ा हमारा जगाने का माध्यम वो होता है हमारे पास एनिवर्सरी, और वो साल में एक बार आती है। जिस जयनारायण को आप सुन रहे हो, जिस जयनारायण की बातें आपको अच्छी लग रही है, जयनारायण एक साधारण आदमी था। जयनारायण का कोई लेवल नहीं था, जयनारायण की पिन नहीं बदल रही थी। 3rd एनिवर्सरी में जयनारायण एक यूपी से बस भर के लाया था, वहां से जयनारायण की पहचान बनी थी, वहां से जयनारायण नाम का उदय हुआ था, वहां से जयनारायण की शुरुआत हुई थी, वहां से जयनारायण चमकना शुरू किया था साहब। उसके बाद बीसी छाबड़ा सर की हमें एक मीटिंग मिली थी श्री गंगान में, तारीख थी 24 दिसंबर 2006। श्री गंगान में जब तक मीटिंग होती थी ना, वहां पे मीटिंग में लोग होते थे 1000-1200। उस मीटिंग की हमने 12,000 टिकट एडवांस बेची थी साहब। हमने टिकट बेचना सीखा था, मीटिंग की तैयारी करना सीखा था। वहां से जयनारायण की पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनी थी साहब। साहब 23वीं एनिवर्सरी हो रही है, तारीख है 27 नवंबर। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए थी, जितने लोग आपके आने थे, क्या उतनी तैयारी आपने कर ली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वाइटल हो, आप लीडरशिप हो, आप रॉयल्टी हो, आप टेक्निकल हो, चाहे आपके नजदीक का कोई सेमिनार हो, आप लखनऊ हो तो लखनऊ का सेमिनार है, आप अगर पटना हो तो पटना का सेमिनार है, और पूरे हिंदुस्तान की एनिवर्सरी है। जिस सेमिनार की आप तैयारी कर रहे हो, जिस एनिवर्सरी की आप तैयारी कर रहे हो, क्या जितनी तैयारी आपको करनी थी, क्या उतनी तैयारी आपकी हो गई? क्या आपकी संख्या सफिशिएंट है? एक सवाल अपने आप से पूछिए कि मेरे स्थान पे, लिखिए आप, ये लिख लीजिए साहब, शुक्ला जी लिखिए, मेरे स्थान पे, मेरे लेवल पे जिस दिन मुकेश कोठारी था, जिस दिन सुरेंद्र वत्स सर था, जिस दिन महावीर सारण सर था, क्या उन्होंने उतनी ही तैयारी करी थी जितनी मैंने करी है, या उनकी तैयारी कुछ अलग रही होगी, इसलिए वो इस लेवल पे आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 23वीं एनिवर्सरी की तैयारी जितनी आपको करनी थी, क्या आप उससे संतुष्ट हो? आप आज इस मीटिंग के बाद
आप एकांत में जाना और अपनी अंतरात्मा से पूछना कि मैं मेरी टीम का वाइटल अचीवर हूं, मैं मेरी टीम का रॉयल्टी अचीवर हूं, मैं मेरी टीम का टेक्निकल अचीवर हूं, मैं मेरी टीम का एमराल्ड अचीवर हूं, मैं मेरी टीम का सबसे सीनियर लीडर हूं। क्या जितनी तैयारी मुझे एनिवर्सरी की करनी चाहिए थी, क्या मेरी उतनी हो गई या मुझे और करने की जरूरत है? आप एनिवर्सरी के अलावा लोगों को डुप्लीकेट करने का, लोगों को जगाने का मुझे रास्ता बता दीजिए। आपके पास आपके लोकल में सेमिनार होता है, एक और लीडर आता है, लोकल में सेमिनार होता है, एक टेक्निकल, एक एमराल्ड अचीवर आता है, एनिवर्सरी में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा। एकेडमी में जाते हो तो वहां पे एक या दो कोर लीडर होता है, पूरी एकेडमी यहां पे साहब, सारे ब्रांड पार्टनर यहां पे। और एक बात बताइए साहब, जिस कंपनी में, जिस आरसीएम सिस्टम में आप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हो, जिस आरसीएम सिस्टम में आप अपने बच्चे का भविष्य देख रहे हो, उसकी एनिवर्सरी है। सवाल 1, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सवाल 2, जितनी तैयारी आपको करनी थी क्या उतनी तैयारी हो गई? सवाल 3, मेरे स्थान पे मिस्टर मुकेश कोठारी सर होते, मेरे स्थान पे राजा राम सारण सर होते, मेरे स्थान पे एस अत्री सर होते, मेरे स्थान पे राकेश शर्मा सर होते, मेरे स्थान पे मिस्टर महावीर सारण सर होते, क्या उनकी तैयारी उतनी ही होती? आप बनना चाहते हो उन जैसा, बल्कि उनसे आगे निकलना चाहते हो, तो एक बार आपकी तैयारी चेक करिए ना। चाहे आज की ये मीटिंग हो, चाहे आपका लोकल का सेमिनार हो, चाहे एनिवर्सरी हो, आप तैयारी चेक करिए साहब। और साहब अगर हम आरसीएम सिस्टम में कैरियर बनाना चाहते हैं, मुझे तो एक दो बातें समझ में नहीं आती, मेरे तो दिमाग में नहीं उतरती साहब। ये शुक्ला जी मैं बात क्यों बोल रहा हूं, मैंने परसों एक रॉयल्टी अचीवर को फोन किया, मैंने कहा सर एनिवर्सरी की क्या तैयारी, बताओ। उस रॉयल्टी अचीवर का जवाब क्या था? उस रॉयल्टी अचीवर का जवाब था कि सर मेरी तो इस साल रॉयल्टी आई नहीं सर, मेरी रॉयल्टी तो पिछले साल आई थी सर, तो मेरी टीम में तो कोई नहीं जा रहा। मैंने कहा भगवान कितना अंधेरा, तेरी रॉयल्टी इस साल पिन चेंज नहीं हुई, तो क्या तुझे एनिवर्सरी में नहीं जाना चाहिए? साहब आर जय नारायण के ज्वाइन करने के बाद एनिवर्सरी तो 21 हो गई साहब। क्या हर एनिवर्सरी में जय नारायण को ट्रॉफी मिली थी? क्या हर एनिवर्सरी में जय नारायण की पिन चेंज हुई थी? क्या हर एनिवर्सरी में सुरेंद्र वत्स साहब की पिन चेंज हुई थी? क्या हर एनिवर्सरी में मिस्टर मुकेश कोठारी सर की पिन चेंज हुई थी? क्या हर एनिवर्सरी में मिस्टर महावीर सारण सर को ट्रॉफी मिली थी? फिर ये लोग हर एनिवर्सरी में क्यों जाते हैं, कभी सोचा नहीं? एक बार सोचिए ना, हम बनना चाहते हैं उन जैसे। अरे जिस कंपनी में, जिस सिस्टम में हम कैरियर बनाना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हैं, जिसमें हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जिसमें हम अपने बच्चे का भविष्य तलाश रहे हैं, उस कंपनी की एनिवर्सरी और हम नहीं जा रहे, और हम बोलते हैं मैं रॉयल्टी अचीवर हूं। साहब एक बात का जवाब दीजिए, आप वाइटल हो, आप रॉयल्टी हो, आप टेक्निकल हो, आप अपनी टीम की ताकत हो या कमजोरी हो? आप अपनी टीम की ताकत हो या कमजोरी हो? अगर आप एनिवर्सरी में नहीं जा रहे, आप मीटिंग की तैयारी नहीं कर रहे, आप जूम पे नहीं आ रहे हो, आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी टीम की कमजोरी हो, ताकत नहीं हो। एक बात बताइए, जय नारायण एक और लीडर है, जय नारायण स्टार वो भी है, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, जय नारायण उनसे ज्यादा इनकम लेता है। बताइए मुझे मेरी टीम की कमजोरी बननी चाहिए ताकत? मुझे मेरी टीम की कमजोरी बननी चाहिए ताकत? जय नारायण अपनी टीम की कमजोरी नहीं बनना चाहता, जय नारायण अपनी टीम की ताकत बनना चाहता है, इसलिए जय नारायण स्टार रूबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक वाइटल अचीवर हो, रॉयल्टी अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर हो, आप अपनी टीम की ताकत बनना चाहते हो कमजोरी? अगर ताकत बनना चाहते हो, क्या इस एनिवर्सरी में आपकी टिकट बुक हुई? क्या इस एनिवर्सरी में आप जा रहे हो? नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? अब अपने आप से सवाल पूछिए ना कि मेरे स्थान पे मैं बनना चाहता हूं मुकेश कोठारी, मैं बनना चाहता हूं सुरेंद्र वत्स, लेकिन मेरे स्थान पे मुकेश कोठारी होता तो क्या डिसीजन लेता? अगला उसी रॉयल्टी अचीवर ने जवाब दिया कि सर मेरी टीम में कोई नहीं जा रहा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शुक्ला जी, आपकी जो टीम है, आपने पहले ज्वाइन किया, टीम वालों ने पहले ज्वाइन किया? किसने पहले ज्वाइन किया सर? शुक्ला जी आपने पहले ज्वाइन किया, आपकी टीम ने पहले ज्वाइन किया? बताइए साहब, बोलिए सर। पहले मैं ज्वाइन किया सर। पहले आपने ज्वाइन किया, टीम ने तो बाद में ज्वाइन किया ना? जी सर। तो चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे एकेडमी हो, चाहे बड़ा सेलिब्रेशन हो, सबसे पहले आपको जाना चाहिए, टीम को जाना चाहिए? पहले मुझको जाना चाहिए सर, पहले मेरी। जब आप नहीं जा रहे हो, टीम कैसे जाएगी साहब? अगर आप वाइटल अचीवर हो, रॉयल्टी अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर हो, अरे आपकी टीम में सबसे पहले आपने ज्वाइन किया, सबसे ज्यादा इनकम आपकी है, सीनियर आप हो, और आप नहीं जा रहे हो,
आप पता क्या चाहते हो कि मेरी टीम मेरी इज्जत करे, मेरी टीम मेरे को अपलाइन माने, मेरी टीम मेरे को गुरु माने, मेरी टीम मेरा कहना माने, मेरी टीम मेरे को रोल मॉडल माने। लेकिन रोल मॉडल वाला काम नहीं कर रहे हो तो कैसे मानेगी? जब अपलाइन वाला काम नहीं कर रहे हो तो कैसे मानेगी? जब रोयल्टी वाला काम नहीं कर रहे हो तो रोयल्टी कैसे मानेगी? और रोयल्टी वाला काम नहीं कर रहे हो तो टेक्निकल कैसे आएगा? शुक्ला जी माफी चाहूंगा, एक कोर लीडर को टिकट मिली थी 450, मुझे नहीं पता बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। एक कोर लीडर को टिकट मिली थी 450, जय नारायण की टीम में अब तक 1150 प्लस टिकटें जा चुकी है। एक कोर लीडर को टिकट मिली थी 450, जय नारायण की टीम में अभी तक 1150 से ज्यादा टिकटें जा चुकी है। पता है क्यों? मुझे सफायर जाना है साहब। एक कोर लीडर को टिकट मिली साहब 450, मुझे स्टार रूबी नहीं रहना साहब, मुझे तो सफायर जाना है साहब। तो मुझे अपने आप की तुलना सफायर से करनी है, स्टार रूबी से करनी है? स्टार सफायर से करनी है साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी रॉयल्टी अचीवर, हिंदुस्तान का कोई भी रॉयल्टी अचीवर जिसने किसी मां की कोख से जन्म लिया है, जिसने किसी मां की कोख से जन्म लिया है, लेकिन आपने भी मां की कोख से जन्म लिया है, कोई मां की कोख से जन्मा हुआ रॉयल्टी अचीवर जब 20 लोगों को लेकर एनिवर्सरी में जा रहा है, जब 50 लोगों को लेकर जूम पे बैठ रहा है, जब लोकल सेमिनार में 100 लोगों को लेकर जा रहा है, तो फिर मेरे 100 क्यों नहीं, मेरे 20 क्यों नहीं, मेरे 50 क्यों नहीं? मैं कमजोर नहीं हूं। आप कमजोर हो क्या? आप बताइए साहब, अपनी टीम को जिताना चाहते हो, हराना चाहते हो? अगर जिताना चाहते हो तो हिंदुस्तान में जितने रॉयल्टी अचीवर है, क्या आपको उनसे बड़ा टारगेट लेना चाहिए? लेना चाहिए। आप टेक्निकल अचीवर हो, हिंदुस्तान में जितने टेक्निकल अचीवर है, क्या उनसे बड़ा आपको टारगेट लेना चाहिए? ले लेना चाहिए। अगर टारगेट लेना चाहिए तो बड़ा टारगेट लीजिए। मैं मानता हूं टिकट नहीं है, मैंने उसी रॉयल्टी अचीवर को फोन किया, वो रॉयल्टी अचीवर बोलता है सर टिकट नहीं है एनिवर्सरी की, क्या करूं? मैं मानता हूं साहब एनिवर्सरी की टिकट नहीं है, यूएस के पास टिकट नहीं है, टिकटें खत्म हो चुकी है। लेकिन हो सकता है आपकी किसी अपलाइन के पास पड़ी हो सकता है आपके किसी सीनियर के साथ पड़ी हो सकता है आपके किसी राइजिंग कोर के पास पड़ी हो। अरे एक बार अपनी अपलाइन को फोन तो लगाइए कि सर मुझे एनिवर्सरी में जाना है क्योंकि मैं सही सिस्टम लागू करना चाहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम कैसे जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम मेरे को कैसे अपलाइन मानेगी, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम कैसे मेरे को रोल मॉडल मानेगी। मुझे अच्छी अपलाइन बनना है, मुझे टीम की ताकत बनना है, कमजोरी नहीं बनना। मैं एनिवर्सरी में जाना चाहता हूं, मुझे कहीं से भी टिकट का जुगाड़ करके दीजिए। साहब आपकी अपलाइन के पास मान लो 3 टिकट है ना, वो डिसाइड कर चुका है कि मैं 3 किन लोगों को लेके जाऊंगा, वो डिसाइड कर चुका है कि मेरे पास 3 टिकट है, मैं किन को लेके जाऊंगा। नंबर 1 वो और टिकट का जुगाड़ करेगा, कहीं से भी करेगा, मुझे नहीं पता। नंबर 1 वो और टिकट का जुगाड़ करेगा अगर आप ऐसे बोलोगे तो। नंबर 2 अगर उससे और जुगाड़ नहीं होगा ना, 3 ही टिकट है, वो डिसाइड कर चुका है कि मैं 3 किन लोगों को लेके जाऊंगा, मेरी गारंटी है आप उसको ये शब्द बोलना कि सर मैं अच्छी अपलाइन बनना चाहता हूं, मैं इस सिस्टम में अपना भविष्य तलाश रहा हूं, मैं कैरियर के लिए हास्य में काम कर रहा हूं, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहता हूं, मैं अच्छी अपलाइन बनना चाहता हूं, मैं मेरी टीम के कमजोरी नहीं ताकत बनना चाहता हूं, मैं एनिवर्सरी में जाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता टिकट कहां से दोगे सर, मुझे टिकट चाहिए। मेरी गारंटी है उस 3 में से वो किसी ढीले आदमी का नाम काटेगा, किसी ढीले पीले आदमी का नाम काटेगा और आपका नाम लिखेगा। बताए क्यों? क्योंकि आपको उसमें टाइगर नजर आएगा, क्योंकि आपको उसमें भविष्य का विजेता नजर आएगा। साहब उसी रॉयल्टी अचीवर को मैंने थोड़ा और मोटिवेट किया, तो रॉयल्टी अचीवर पता है क्या बोलता है? सर ट्रेन में टिकट नहीं है। अरे मैंने कहा मर गए एकदम ही यार, ट्रेन में टिकट नहीं है। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा कैसे बहाना है? एक तरफ तो तुम खुद मीटिंग में बोलते हो, मैंने बहुत से रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों को मीटिंग में बोलते हुए सुना है कि बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहती। यह मैंने आप लोगों से सीखा है शुक्ला जी कि बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहती। जहां पे बहाना है वहां पे कामयाबी नहीं है, और जहां पे कामयाबी है वहां पे बहाना नहीं है। मैंने कहा टिकट नहीं है, ये कौन सा बहाना है? मैंने कहा मुझे आज भी याद है 2006 तक हम और महावीर सर जर्नल ट्रेन में सफर करते थे, जर्नल ट्रेन में सफर करते थे। मुझे आज भी याद है राजाराम सारण सर के साथ मैं मुंबई गया था, आते टाइम की हमारे पास टिकट नहीं थी, स्लीपर में हमारी वेटिंग टिकट थी, और राजाराम जी की उस टाइम इनकम 4 लाख महीने के लगभग रही होगी, मेरी इनकम तो 10-20 हजार थी उस टाइम। आते टाइम हम वेटिंग में थे और स्लीपर के अंदर सीट के नीचे अखबार बिछा के, एक सीट के नीचे राजाराम जी सोए थे, एक सीट के नीचे जय नारायण सोया था, लेकिन टाइम पे पहुंचे थे।
बहाना नहीं था साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, आपके किसी निजी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और वो निजी आदमी फोन करे कि दिल्ली में हूं, एक्सीडेंट हो गया भैया, सुबह तक नहीं पहुंचोगे तो गया, राम नाम सत्य है। बताओ, रिजर्वेशन देखोगे क्या? ट्रेन में भीड़ नजर आएगी क्या? कोई बहाना नजर आएगा क्या? पता है क्यों? एक आदमी की जिंदगी का सवाल है जो आपका निजी है साहब। वहां पे तो एक आदमी की जिंदगी का सवाल है साहब, लेकिन यहां पे तो आप वाइटल अचीवर हो, आपकी टीम में 100 ज्वाइनिंग है साहब। आप एक रॉयल्टी अचीवर हो, आपकी टीम में 400 ज्वाइनिंग है मेरे भाई। आप एक टेक्निकल अचीवर हो, आपकी टीम में 1000 से ज्यादा ज्वाइनिंग है साहब। अरे वहां पर तो एक जिंदगी का सवाल है, यहां पे तो साहब 100 ज्वाइनिंग का 100 जिंदगी का सवाल है साहब। अगर आप एनिवर्सरी में नहीं जाओगे, क्या होगा आपकी टीम का? कैसे आपकी टीम को मोटिवेशन मिलेगा? कैसे आपको वो रोल मॉडल मानेगा? कैसे आप उसको मीटिंग की तैयारी का बोल पाओगे? अगली एनिवर्सरी में कैसे बोलोगे कि आपको मीटिंग में जाना चाहिए? साहब, लोग बहाना करते हैं मीटिंग की तैयारी का साहब। साहब, अगर मीटिंग की तैयारी करना आपको नहीं आता है, इस एनिवर्सरी में अगर आपके 100, 50, 20, 30 लोग नहीं जा रहे हैं, आप ट्रेन का बहाना कर रहे हो, समय का बहाना कर रहे हो, टिकट का बहाना कर रहे हो, कोई और बहाना कर रहे हो, तो ये बहाना नहीं है साहब, मूर्छा है। ये बहुत बड़ी गलती है, नादानी है साहब। साहब, जिस कंपनी में हम कैरियर बनाना चाहते हैं, जिस कंपनी में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हैं, उसका प्रोग्राम है सबसे बड़ा। और एक चीज और देखिए साहब, ये पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलते हैं कि सीखने का बिजनेस है। तो कहां से सीखोगे आप बताइए साहब? क्या एनिवर्सरी से बड़ा सिखाने का कोई माध्यम होता है क्या साहब? बताइए साहब। शुक्ला जी, हम बताना चाहेंगे, ये टीम की अलग अलग टीम की एकेडमी होती है। कई बार मेरी टीम की भी एकेडमी होती है, और एकेडमी में मेरा टारगेट पता है क्या रहता है शुक्ला जी? मेरा टारगेट रहता है कि वहां पे जितने लोग आए, मैं उनको मोटिवेट करूं ही करूं, उनको ट्रेनिंग दूं, लेकिन मैं उनको हर चीज सिखाऊं। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, मैं उनको सिखाऊं कि माला कैसे पहनाई जाती है, मैं उनको सिखाऊं कि ट्रॉफी ली कैसे जाती है, ट्रॉफी दी कैसे जाती है। तो साहब, यहां तो एक कोर लीडर नहीं है साहब, 45 कोर लीडर है। पता है, पिछले 2 महीने से कॉपियों पे लिख लिख के कोई रात में 12 बजे मीटिंग, 1 बजे मीटिंग, पता नहीं कितनी मीटिंगें होती है साहब कोर की। पता है वो क्या चाहते हैं? वो सिखाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि ट्रॉफी ली कैसे जाती है, ट्रॉफी दी कैसे जाती है। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, स्टेज पे जाके वेलकम कैसे करना होता है, स्टेज पे जाके अगले स्पीकर को कैसे बुलाना होता है। वो सिखाना चाहते हैं कि फील्ड में आप वाइटल का सेलिब्रेशन करो तो कैसे करो। वो सिखाना चाहते हैं कि फील्ड में आप रॉयल्टी का सेलिब्रेशन करो तो कैसे करो। आपके पास शब्दकोश कहां से आएगा साहब? मैंने देखा साहब, एक बार एक प्रोग्राम था साहब, अमिताभ बच्चन साहब ट्रॉफी दे रहे थे साहब, और बहुत से साथियों को ट्रॉफी मिल रही थी। लेकिन मैंने एक चीज उस दिन सीखी, ट्रॉफी दी कैसे जाती है, ट्रॉफी ली कैसे जाती है। अगर कहीं से आपको फोटो मिल जाए, आरसी में हमारे सबसे सीनियर साथियों में से एक है मिस्टर सुरेंद्र वत्स सर, अगर सुरेंद्र वत्स साहब की वो फोटो कहीं से मिल जाए आपको, तो एक बार उस फोटो को देखना, ट्रॉफी दी कैसे जाती है, ट्रॉफी ली कैसे जाती है, वो फोटो आपको बताएगी साहब। वरना मैं कई जगह देखता हूं सेलिब्रेशन होता है, फोटो से पता ही नहीं चलता कि ट्रॉफी देने वाला कौन है, ट्रॉफी लेने वाला कौन है। साहब, ट्रॉफी देने वाला सीधा खड़ा होता है, ट्रॉफी लेने वाला थोड़ा झुका हुआ होता है। यह चीज सुरेंद्र वत्स साहब की वो फोटो बताइए साहब। और ये ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें, माला कैसे पहनाई जाती है साहब, माला कैसे वापस ली जाती है, गुलदस्ता स्टेज पे कैसे दिया जाता है साहब, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन कैसा होता है साहब, टेक्निकल का सेलिब्रेशन कैसा होता है साहब, वहां पे नेक्स्ट लीडर को स्टेज पे कैसे बुलाना होता है साहब। वो चीजें आप कहां से सीखोगे साहब अगर एनिवर्सरी में नहीं जाओगे तो। जितने भी टेक्निकल अचीवर, जितने भी रॉयल्टी अचीवर, हम उनसे पूछना चाहते हैं, वहां पे प्राण गीत करने के लिए कोई कोर लीडर जाता है साहब? क्यों जाता है कोर लीडर प्राण गीत करने के लिए? वो प्राण गीत किसी वाइटल से भी करा सकता है ना, वो प्राण गीत किसी टेक्निकल से भी करा सकता है ना, लेकिन वो कोर लीडर करके आपको सिखाना चाहता है कि प्राण गीत में आपको खड़े कैसे होना है, प्राण गीत में आपकी पोजीशन क्या होती है, वेलकम कैसे किया जाता है, वेलकम के लिए शब्द क्या होते हैं, जब रॉयल्टी को स्टेज पे बुलाते हैं तो शब्द क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। मैं देखता हूं कई जगह सेलिब्रेशन होता है,
माला नीचे गिर रही है, माला गुलदस्ता इधर गिर रहा है, और रोल्टी अचीवर ऐसे बैठा है, टेक्निकल अचीवर ऐसे बैठा है। वहां पे आप देखना साहब, पूरा प्रोग्राम चलेगा ना, कई कोर लीडर पूरे प्रोग्राम में ऐसे खड़े होंगे साहब, एक एक चीज की ड्यूटी दे रहे होंगे साहब, एक एक चीज को अपनी देख रेख में कर रहे होंगे साहब, एक बारीक से बारीक चीज इस एनिवर्सरी में आपको सिखाने के लिए साहब। मुझे नहीं पता साहब पिछली एनिवर्सरी कैसे हुई, इस बार की एनिवर्सरी की मैं तैयारियां देख रहा हूं साहब। हर चीज आपको सिखाने के लिए, चाहे एजेंडा हो, चाहे आपका सेलिब्रेशन हो, चाहे आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस हो, हर एक चीज आपको सिखाने के लिए है साहब। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो एनिवर्सरी, अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो एनिवर्सरी, अगर स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहते हो एनिवर्सरी, अगर आप सेलिब्रेशन देखना चाहते हो एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन में बोलना शब्द क्या है तो एनिवर्सरी, सीटिंग अरेंजमेंट देखना चाहते हो तो एनिवर्सरी, अपलाइन को इन्वाइट कैसे करना है एनिवर्सरी, वहां पे लोगों को मोटिवेट कैसे करना है एनिवर्सरी, ट्रेनिंग क्या होती है एनिवर्सरी, जोश क्या होता है, जुनून क्या होता है ये एनिवर्सरी, स्टेज पे सम्मानित कैसे किया जाता है ये एनिवर्सरी। मैं कह रहा हूं 23 सालों में मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा, लेकिन ये एनिवर्सरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो साहब, कभी भी बड़े फंक्शन मत छोड़िए। और मैं एक एनिवर्सरी के बहाने आपको मीटिंग की तैयारी करना भी बताना चाहता हूं साहब। आपके शहर में मीटिंग है, क्या आपको लिस्ट नहीं बनानी चाहिए? आपके शहर में मीटिंग है, क्या आपको एडवांस टिकट नहीं बेचनी चाहिए? ये एनिवर्सरी की क्या आपको एडवांस टिकट नहीं बेचनी चाहिए? बहुत से हमारे रोयल्टी अचीवर, वाइटल अचीवर पता है क्या सोचते हैं, सर टिकट एडवांस तो नहीं ली, वहां मिल जाएगी सर, एक नंबर वहां मिलेगी नहीं। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, मिल भी जाएगी। एक कोई वाइटल अचीवर ऐसा, इसने अपनी टीम में एडवांस टिकट बेची 10, दूसरा वाइटल अचीवर है उसने एक भी एडवांस नहीं बेची, सीधा ही मुंह उठा के चल गया। साहब इसने ओनली एडवांस टिकट नहीं बेची, इसने अपनी टीम में सिस्टम लागू किया है, टिकट बेचना टीम को सिखाया है, एडवांस टिकट कैसे बेची जाती है इसने सिखाया है साहब। साहब मैं बड़ी बड़ी मीटिंग देखता हूं, लोग कई है ना मीटिंग में फ्री घुस जाते हैं और अपनी डाउनलाइन को फ्री घुसा देते हैं, और पता है क्या बोलते हैं, सर मैं रॉयल्टी अचीवर हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आप एक रॉयल्टी अचीवर हो, आपने शॉर्ट गली से एक आदमी को मीटिंग में फ्री बिठा दिया, आपको क्या लगता है आपने अच्छा काम किया? आपको लगता है काम डुप्लीकेशन के लायक है? आपको लगता है क्या ये आदमी आपको कभी लीडर मानेगा? आपको लगता है जिसको आपने फ्री चोरी से घुसाया, क्या ये आदमी कभी आपकी इज्जत करेगा? क्या ये आदमी आपको कभी अपलाइन के रूप में कबूल करेगा? आपने तो फ्री घुसा दिया, आपने 150 रुपए बचा लिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी को आपने अंदर घुसाया, अगर ये आदमी ईमानदार और संस्कारों वाला और बढ़िया होगा, अगर ये आदमी भविष्य का डायमंड है, क्या ये आपको अपलाइन मानेगा? क्या ये आज के बाद आपकी इज्जत करेगा? क्या आज के बाद ये आपको गुरु बोलेगा? क्या आपके बाद, आज के बाद दिल से आपके सामने झुकेगा? क्या ये आपने शॉर्टकट नहीं आया, आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है साहब। तो साहब एडवांस टिकट अभी भी, एनिवर्सरी की टिकटें आपको कहीं से मिल सकती है, अपनी अपलाइन से बात करिए और एनिवर्सरी की बड़ी तैयारी करिए, चाहे मीटिंग हो चाहे एनिवर्सरी हो साहब। साहब हिंदुस्तान में कोई भी रॉयल्टी अचीवर आपसे ज्यादा लोगों को कैसे ले जा सकता है? काम, बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहते। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। अगर आप जिंदगी में रोल मॉडल बनना चाहते हो, हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, तो सिस्टम से काम करिए, एडवांस तैयारी करिए, बड़ी तैयारी करिए। इस बार की एनिवर्सरी बहुत कुछ बदलेगी, इस बार की एनिवर्सरी बहुत कुछ सिखाएगी। मीटिंग की बड़ी तैयारी करना ही नेक्स्ट पिन पे जाना है। जिस लीडर को मीटिंग की तैयारी करना नहीं आता, जो सिस्टम से काम नहीं करता, वो कभी भी जिंदगी में बड़ा लीडर नहीं बनेगा साहब। साहब आप मेहनत कम करिए चाहे, लेकिन जितनी करिए सिस्टम से करिए साहब। लास्ट, इस एनिवर्सरी की तैयारी कितनी, क्या जितनी तैयारी आपको करनी थी क्या हो गई? क्या आपके स्थान पे मुकेश कोठारी सर, महावीर सारण सर, सत्री सर होते, क्या वो इतनी तैयारी करते? एक बार अपनी तैयारी को दोबारा चेक करिए, और आज 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, आपकी जितनी अपलाइन है उनको फॉर्म लगाइए कि सर मैं सही डुप्लीकेशन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम मेरे को रोल मॉडल माने। अगर आपने ट्रेन का बहाना करके, आपने टिकट का बहाना करके इस एनिवर्सरी में नहीं गए, आपकी टीम आपको रोल मॉडल मानेगी क्या? क्या सिखाना चाहते हो आप टीम को साहब? तो साहब सही डुप्लीकेशन और सिस्टम से काम करिए।
आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जाने अनजाने में गलत शब्द निकला हो, आपकी आत्मा बनाओ ठेस पहुंची, माफी चाहेंगे।